हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लिक टू लर्न। आज 28 जून 2021 है और आज हम लोग इस वीडियो में 21 से 27 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी UNCTAD के महासचिव के पद पर किसकी नियुक्ति करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेबेका ग्रीनस्पैन। कोस्टारिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD के महासचिव के पद पर नियुक्त किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNCTAD के महासचिव के लिए रेबेका ग्रीनस्पैन के नामांकन को मंजूरी दे दी है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा नामित किया गया था। वह UNCTAD का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। वह इस पद पर 4 साल तक रहेंगी। आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी UNCTAD के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने कोविसेल्फ नाम से भारत की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट को लॉन्च किया है। यह केवल 15 मिनट में परिणाम देगा। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विनेश फोगाट। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह उनका इस सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने माटेवा पेलिकॉन इवेंट मार्च 2021 और एशियन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टीना वेरेजा को हराया। क्रिस्टीना वेरेजा ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता है। हाल ही में कौन से भारतीय बैंक ने कवच पर्सनल लोन स्कीम की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, SBI। महामारी के इस दौर में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कवच पर्सनल लोन स्कीम की शुरुआत की है। बैंक की इस स्कीम के तहत उन खाताधारकों को कम ब्याज दर पर्सनल लोन उपलब्ध कराए जाएंगे जिन्हें कोरोना के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति 25,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यह लोन ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। ये कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक कोलेटरल फ्री यानी बिना गिरवी रखे लोन देने का स्कीम है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। SBI के चेयरमैन दिनेश खारा हैं। नवीनतम पुस्तक वी लिव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेश रैना। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा वी लिव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। पुस्तक के सह लेखक भारत सुंदरसन हैं। इस पुस्तक में सुरेश रैना ने अपने क्रिकेट करियर की एक झलक साझा की है, जिसमें सफलता, असफलता, चोट और वह इसके शीर्ष पर कैसे आए इसके बारे में बताया गया है। रैना ने राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और सौरव गांगुली जैसे वरिष्ठ सहयोगियों से क्या क्या हासिल किया, यह भी इस पुस्तक में जानने को मिलेगा। फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल खिताब स्टेफानोस
सितसिपास को हराकर जीत लिया है। उन्होंने अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। जोकोविच ने अपने 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ सर्वकालिक ग्रैंड स्लैम खिताबों की सूची में रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सिर्फ एक कदम दूर हैं। दोनों खिलाड़ियों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वहीं फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का महिला एकल खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। हाल ही में 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन ने किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 47वें G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी अतिथि देशों के रूप में शिखर सम्मेलन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। पिछला G7 शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में फ्रांस में हुआ था, जबकि पिछले वर्ष अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। आइए अब जानते हैं G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। इसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इसकी वार्षिक बैठक होती है। हाल ही में किस पत्रकार ने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेघा राजगोपालन। भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन ने चीन के सामूहिक डिटेंशन शिविरों में उनकी खोजी पत्रकारिता के लिए अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार जीता है। मेघा राजगोपालन ने सैटेलाइट प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली नवीन रिपोर्टों के लिए यह पुरस्कार जीता है, जिसके तहत उइघुर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक डिटेंशन शिविरों की सच्चाई को उजागर किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1917 में हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। यह पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार 21 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए युवराज सिंह। क्रिकेटर युवराज सिंह को भारत में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। इससे वह थेरी हेनरी, बोरिस बेकर और उसेन बोल्ट जैसी ब्रांड की वैश्विक हस्तियों में शामिल होंगे। प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स भारत में स्ट्रीट स्टाइल उत्पादों की बढ़ती मांग को भुनाने की कोशिश कर रहा है। प्यूमा एक जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह एथलेटिक और कैजुअल फुटवियर, परिधान और एक्सेसरीज के निर्माण में शामिल है। ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2021 की सूची में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 135 में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2021 का 15वां संस्करण जारी किया गया। सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। शांतिपूर्ण वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के 163 देशों में भारत को 135वां स्थान मिला है। वर्ष 2020 में भारत का स्थान 139वां था। वर्ष 2021 के इस सूचकांक में आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जो 2008 से इस स्थिति में है। उसके बाद क्रमशः न्यूजीलैंड दूसरे तथा पुर्तगाल तीसरे स्थान पर है। अफगानिस्तान लगातार चौथे साल भी दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इसके बाद यमन व सीरिया हैं। दक्षिण एशिया देशों में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की स्थिति अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किसे WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी आशीष
चांदोरकर। भारत सरकार ने आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया है। सरकार ने पहली बार मिशन में एक निजी व्यक्ति को नियुक्त किया है। चांदोरकर बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। भारत 1995 में से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। आइए अब जानते हैं विश्व व्यापार संगठन या WTO के बारे में। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओकोंजी इवेला हैं। डिस्कशन देखते हैं। हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एथलीट। भारतीय धावक लीजेंड मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। 17 अक्टूबर 1935 को लायलपुर पाकिस्तान के फैसलाबाद में जन्मे मिल्खा सिंह विभाजन के बाद वर्ष 1947 में भारत चले आए। इसके पश्चात भारतीय सेना में शामिल हुए और इस दौरान मिल्खा सिंह ने एक धावक के रूप में पहचान बनाई। कैप्टन मिल्खा सिंह एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट थे। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता और 1956, 1960 और 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1959 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहने के लिए उन्हें याद किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पंजाब में खेल निदेशक के रूप में कार्य किया। मिल्खा सिंह की आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ वर्ष 2013 में प्रकाशित हुई थी। डिस्कशन देखते हैं। हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 19 जून। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दुनिया भर में पीड़ितों और यौन हिंसा से बचे लोगों का सम्मान करना और उन सभी को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने इस अपराधों के खात्मे के लिए साहसपूर्वक अपना जीवन समर्पित किया और अपना जीवन खो दिया। 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून को लगातार संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की। 19 जून को ही राष्ट्रीय पठन दिवस भी मनाया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। यह दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय PN पनिक्कर के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी पुण्यतिथि 19 जून को पड़ती है। 19 जून के बाद के सप्ताह को पठन सप्ताह के रूप में और 18 जुलाई तक के पूरे महीने को पठन माह के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केनेथ कोंडा का निधन हो गया। वे किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जाम्बिया। जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले डॉक्टर केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केनेथ कोंडा ने 1964 से 1991 तक 27 वर्षों तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। केनेथ कोंडा अफ्रीका, खासतौर पर जाम्बिया के अग्रणी नेताओं में से एक थे और उन्होंने जाम्बिया में उपनिवेशवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जाम्बिया अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जाम्बिया की मुद्रा कवाचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सत्या नडेला। अमेरिका के दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने CEO सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। वह जॉन थॉमसन की जगह लेंगे और माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। 2 दशकों में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट के CEO और चेयरमैन एक ही व्यक्ति होंगे।
जॉन थॉमसन, जिन्होंने वर्ष 2014 में कंपनी के सह-संस्थापक बिल गेट्स का स्थान लिया है, अब कंपनी के प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करेंगे। सत्या नडेला ने अपने कार्यकाल के दौरान क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 20 जून। दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया है। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस का विषय टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन है। विश्व शरणार्थी दिवस पहली बार 20 जून 2001 को 1951 शरणार्थी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 43 में। प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत 43वें स्थान पर बना हुआ है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक ने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की। स्विट्जरलैंड ने 64 देशों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है, वहीं स्वीडन दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 64 अर्थव्यवस्थाओं की रैंक करती है और यह आकलन करती है कि कोई देश कठिन डेटा और अधिकारियों के सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को मापकर अपने लोगों की समृद्धि को कितना बढ़ावा देता है। हाल ही में इन EU नेवफोर नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किसके साथ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूरोपीय संघ। हाल ही में अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल या इन EU नेवफोर के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। इस नौसैनिक अभ्यास में इटली, फ्रांस और स्पेन की नौसेनाओं ने भाग लिया है। 18 जून 2021 से शुरू 2 दिवसीय इन EU नेवफोर नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भारतीय युद्धपोत त्रिकंड ने हिस्सा लिया। इन EU नेवफोर नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत बल के रूप में नौसेनाओं के युद्ध कौशल और उनकी क्षमता को बढ़ावा देना है। अदन की खाड़ी हिंद महासागर के भाग अरब सागर में स्थित है। यह खाड़ी यमन, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट और सोमालिया के मध्य स्थित है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब अल मंदेब जल डमरूमध्य आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पंगेस्तु, सेला पजारबासी ओंगलू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। समूह में गीता गोपीनाथ भी शामिल होंगे। गीता गोपीनाथ IMF में आर्थिक सलाहकार और अनुसंधान विभाग की निदेशक हैं। समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान। इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो अगस्त 2021 में हसन रूहानी की जगह लेंगे, जो 2013 से इस पद पर थे। यह ईरान में 13वां राष्ट्रपति चुनाव था। ईरान के राष्ट्रपति को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इब्राहिम रईसी मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। हालांकि ईरान इराक युद्ध के बाद वर्ष
1988 में हजारों राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी में उनकी भूमिका के कारण इस नियुक्ति का काफ़ी विरोध किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 4 हफ्तों के भीतर दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीका करने के उद्देश्य से जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है। दिल्ली में 45 साल से ऊपर के करीब 57 लाख लोग हैं। इनमें से 47 लाख को पहली खुराक दी जा चुकी है। बाकी 30 लाख लोगों को अभी भी पहली खुराक से टीका लगाया जाना बाकी है। इसके लिए बूथ स्तर के अधिकारियों यानी BLO को प्रशिक्षित किया जा रहा है। BLO हर घर पहुंचेंगे और 45 साल से ऊपर के लोगों से पूछताछ करेंगे। ये अधिकारी निकटतम बूथ पर टीकाकरण के लिए स्लॉट की जानकारी देंगे। यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण केंद्रों में जाने से इनकार करता है तो BLO उससे अनुरोध करेंगे और इस संबंध में उसे समझाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हाल ही में किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बोत्सवाना। हाल ही में अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना की देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया यह डायमंड वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट कलिनन डायमंड और वर्ष 2015 में बोत्सवाना में खोजे गए 1109 कैरेट लेसेडी ला रोना डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना वर्तमान में दुनिया में डायमंड्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बोत्सवाना अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भू-आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश है। वर्ष 1966 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बोत्सवाना में साक्षरता दर न्यूनतम और व्यापक गरीबी थी, किंतु बोत्सवाना की डायमंड इंडस्ट्री ने यहाँ के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिल्वर लाइन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। हाल ही में केरल सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। यह केरल की प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। यह राज्य के उत्तरी छोर कासरगोड को राज्य के दक्षिणी छोर त्रिवंतपुरम से जोड़ता है। यह परियोजना केरल रेल विकास निगम लिमिटेड यानी KRDCL द्वारा निष्पादित की जा रही है। केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को केरेल भी कहा जाता है। सरकार और केंद्रीय मंत्रालय के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 63,940 करोड़ रुपए है। यह लाइन लगभग 529.45 किलोमीटर लंबी होगी और राज्य के 11 जिले से होकर गुजरेगी। सिल्वर परियोजना के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी स्थित छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। वर्तमान में यह दूरी रेलवे से तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। वर्ष 2025 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर दक्षिणी और उत्तरी छोर के बीच की दूरी तय करने में 200 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 4 घंटे से भी कम समय लगेगा। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। केरल में मौजूदा रेलवे लाइन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। मौजूदा रेलवे लाइन काफ़ी मुड़ी हुई है, जिसके कारण ज़्यादा ट्रेनों की औसतन चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी वजह से यात्रा में अधिक समय लगता है, लेकिन इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर सीधी रेलवे लाइन बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया है। वे क्या थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पर्यावरणविद। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की आयु में ओडिशा के भुवनेश्वर में निधन हो गया है। ओडिशा के पूर्व सूचना आयुक्त और अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राधा मोहन और उनकी बेटी को जैविक तकनीकों का उपयोग करके बंजर भूमि के एक टुकड़े को दुर्लभ उपज वाले एक विशाल जंगल के रूप में बदलने का श्रेय दिया जाता है। ओडिशा सरकार ने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें उत्कल सेवा सम्मान दिया। इसी तरह UNEP ने उन्हें द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर प्रदान किया। वर्ष 2020 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिकता सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 21 जून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के लिए थीम है कल्याण हेतु योग या योगा फॉर वेल बीइंग। क्या थीम है? कल्याण हेतु योग। योग दिवस योग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने 69वें सत्र के दौरान 11 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 21 जून को ही विश्व मानवतावादी दिवस हर साल जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है, जो आमतौर पर 21 जून को पड़ता है। इस दिन का उद्देश्य मानवतावाद के बारे में एक दार्शनिक जीवन रुख के रूप में जागरूकता फैलाना और दुनिया में परिवर्तन को प्रभावित करना है। हर साल 21 जून को लोगों को हाइड्रोग्राफी और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।